हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। घटना चक्र सीरीज में मध्यकालीन भारत हम देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन से शुरुआत करते हैं, इसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया और सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। और सबसे लास्ट में लोदी वंश के शासकों ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। सबसे ज़्यादा जो शासन था वो तुगलक वंश ने किया। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग एवं इससे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। दीवान मुस्तखराज, जो कि राजस्व विभाग था, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवान रियासत, जो बाजार नियंत्रण विभाग था, इसकी शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवान अमीर कोही, कृषि विभाग, इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवान खैरात, दान विभाग, जिसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। दीवान बंदगान, जो कि दासों के लिए था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। विभाग एवं उनकी कार्यविधियाँ निम्न हैं। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवान वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित या राजस्व विभाग। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतया राजस्व विभाग यानी कि दीवान वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिंह हसलार, 10 सिंह हसलारों के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स एवं ज़कात। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनतकालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका कार्यकाल 1242 से 46 ईस्वी तक था, उसके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 1258 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित राज्य कानून से संबंधित है। एमसीक्यूज देखते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि
क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों ने शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो केवल पहला कथन जो है वो सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन के प्रत्येक परगना ग्रामों का समूह जो था परगना, उस पर एक आमील या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया में हुआ था, इसलिए कथन 2 गलत है। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख मुगल काल का पद है, न कि सल्तनत काल का, इसलिए कथन तीसरा गलत है। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान आरिज कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये व्यवस्था इक्ता व्यवस्था में उसकी विशिष्टता नहीं है। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक, इक्तादार या मुक्ति, उनको उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिशा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निज़ाम अल मुल्क की फ़ारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? सबसे पहले परगना, फिर सरकार, इसके बाद सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा यानी प्रांत में बांटा गया था। सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे, जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियाँ होती थीं, जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया, जिसे चकला कहते थे, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम इस प्रकार है: परगना, फिर सरकार, उसके बाद सूबा। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान आरिज यानी सैन्य मंत्री नियुक्त किया तथा उसे रावते अर्ज की उपाधि दी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना और वेतन वितरण आदि था। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक सही है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवान रियासत बलबन ये गलत है। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बाजार नियंत्रण विभाग के लिए स्थापित किया था। दीवान रियासत ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्न युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ये सही है। दीवान बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासन में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी।
अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक विभाग दीवान मुस्तखराज की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक उसने संकट की स्थिति में कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग दीवान कोही की स्थापना की। दीवान अर्ज जो कि एक सैनिक विभाग थी, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग निम्न में से किससे संबंधित है? कृषि से। दीवान अमीर कोही कृषि से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। निम्न में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें एवं दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। दीवान अर्ज, दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान इंसा और दीवान वजारत। दीवान अर्ज है सेना विभाग से संबंधित, दीवान रिसालत है धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवान इंसा है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित और दीवान वजारत है वित्तीय मामलात से संबंधित। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा ए का 4, बी का 2, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। 4, 1, 2, 3। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। मध्यकाल के लिए दिए गए विभागों एवं उनकी कार्यविधियों का सुमेलन निम्नानुसार है। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों से संबंधित, दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवान वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था किससे? रक्षा विभाग से, सैनिक विभाग से। दीवान आरिज अथवा आरिजे मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिजे मुमालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक राजवंश के दौरान विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतया राजस्व विभाग यानी दीवान वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी को देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामुल मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। तो खराज, उस्र और मुक्तई ये तीनों निरूपित करता है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को। तो सही उत्तर है डी 1, 3 और 4। खुम्स जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष जो है 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग जो है 80% भाग राजकोष में रखा और शेष 20% सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। एक खुम्स था जो वो धार्मिक था। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला नहीं अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था।
किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। सर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स एवं ज़कात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर यानी सर्ब लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। सल्तनतकालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। हदीस क्या है? हदीस है एक इस्लामिक कानून। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, या वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, या इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। फवाजिल था इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट में से करें। दाम जीतल, रुपया या टाका। तो जीतल और टाका 2 और 4। सल्तनतकालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टाका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली पर में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश ने। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? चांदी और तांबा। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। अलाउद्दीन मसूद शाह, इनके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 58 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे। तो ये सल्तनतकालीन प्रशासन व्यवस्था था। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, कला एवं स्थापत्य के विषय में।